प्रेप अप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्रेप अप पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूजीसी नेट और क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्या आपके लिए नई रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम क्वालिफाई करने की, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इस बार पहले ही अटेम्प्ट में आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम का जो अभी इतना ज्यादा न्यूज में है कि क्या चेंजेस आए हैं यूजीसी नेट को लेकर और उसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम की जो फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं देखा प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आया, प्लस जो एग्जाम के फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं फ्रॉम 20 अप्रैल टिल 10th मई, 10 मई तक अभी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म और 10 मई तक आपके पास टाइम है उनको फिल करने का। आराम से समझ के फिल कीजिएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है, कौन सा कोर्स है, उसमें कितनी सीट्स है, कितने आपको ऑप्शंस उसमें आगे मिलेंगे। उसके बाद आपके पास आती है करेक्शन विंडो। 2 से 3 दिन की हमेशा करेक्शन विंडो रहती है। यहां पर भी आपको 12 मई से लेकर 15 मई तक करेक्शन विंडो मिलेगी। करेक्शन विंडो इन केस आप कोई भी डिटेल अपनी गलत भर देते हैं तो आप उसको वहां पे सही कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि इस करेक्शन विंडो की आपको जरूरत ना पड़े। आप आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी डिटेल्स, अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद बात करते हैं आप क्या, ये तो नॉर्मल पैटर्न जो आपको पता है कि अब चेंजेस क्या है, क्यों एकदम से आपको ये लगता है यूजीसी नेट दोबारा फेमस हो गया, या क्यों इतना ज्यादा उसके अराउंड आप लोग देखेंगे आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अब यूजीसी ने क्या किया है, अलाउ किया है ग्रेजुएट्स को कि वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें अपने आप में कुछ केवियाट्स है, कुछ कैच है, कुछ यहाँ पे अभी रीजनिंग है कि क्या उसके लिए आपको करना पड़ेगा। पहले क्या था कि सिर्फ एमए वाले स्टूडेंट्स ही यूजीसी का एग्जाम दे सकते थे नेट का। अगर आप एमए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर में है या आपका एमए क्वालिफाई हो गया है तब आप क्या थे, एलिजिबल थे इस एग्जाम के लिए। बट अब क्या किया है, अगर आप बीए ऑनर्स 4th ईयर स्टूडेंट है, सबसे पहले आपको 4th ईयर स्टूडेंट होना जरूरी है, नंबर 1। प्लस आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स इन टोटल स्कोर करना है थ्रू आउट योर बीए। तो आपका जो बीए का स्कोर है वो सारे सेमेस्टर्स का मिला के एटलीस्ट 75 मार्क्स होना चाहिए। प्लस आप एलिजिबल नहीं होंगे किस चीज के लिए, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है उसमें एमए प्लस नेट लगता है, बट अभी तो आपके पास मास्टर्स है ही नहीं, सिर्फ नेट है, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं है किस चीज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप सिर्फ एक चीज के लिए एलिजिबल है जो कि है पीएचडी विद जेआरएफ। तो आप जूनियर रिसर्च फेलो के साथ साथ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं अगर आप बीए 4th ईयर में हैं और आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो रही कि क्या सबसे पहली चीज जो चेंज हुई रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब एग्जाम पैटर्न अर्लियर क्या था और अब क्या है और क्या उसमें चेंजेस आए हैं। पहले आपके 2 पेपर होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जितना भी जीएस वाला पार्ट है या आपका जो एप्टीट्यूड का पेपर है वो, एंड देन योर जीएस पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट एरिया। और पेपर 1 आपका क्लोज टू 50 मार्क्स और ये आपका क्लोज टू 150 मार्क्स होता था। ऐसे आपका जो पेपर था वो डिवाइडेड था। एग्जाम पैटर्न जो है वो अभी भी सेम है, लेकिन उसमें एक चीज चेंज हुई है। पहले आपका एग्जाम जो होता था वो कैसे होता था, ऑनलाइन। ऑनलाइन इन द सेंस कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, आपके पास शीट्स आ जाते, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको बस चूज द करेक्ट ऑप्शन करना पड़ता था। बट अब यूजीसी ने OMR शीट बेस्ड एग्जाम कर दिया है। अब आपके पास OMR शीट होगी जिसमें आपको सर्कल्स फिल करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो आपको एक ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन भी साथ ले जाना है पेपर में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और OMR की जब बात आती है, क्यों OMR बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते भी है, बट मुझे पर्सनली मैंने यूजीसी का एग्जाम तकरीबन 4 बार निकाला है और चारों बार थ्रू
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकाला है, तो उसमें मैंने एक चीज रियलाइज करी कि आपके पास एक इजी कन्वीनियंस है कैसे कॉम्पैक्टनेस की, कि अगर आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के साइड में आपको बता देते हैं कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव नॉट आंसर्ड, आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने ये नहीं, प्लस आप टू एंड फ्रो आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपना आंसर ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। आपको रियलाइज होता है कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपने शुरू में कुछ और एग्जाम आंसर लगा दिया क्वेश्चन का, जब आप पेपर करते हैं और रिवाइज करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये इसका सही आंसर नहीं है और आप धीरे से उसको चेंज कर देते हैं। बट ओएमआर में क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो अगर आपने एक बार एक आंसर शीट में मार्क कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज करने का ऑप्शन है वो आपके पास नहीं है। प्लस ओएमआर फिलिंग की दिक्कत थोड़ी ज्यादा है और बच्चे कई बार उसको गलत कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 4 सर्कल दिए होते हैं ओएमआर की शीट में, आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ इतना लगा देते हैं, ऐसे छोड़ दिया उसको, पूरा आउटर लाइन को कवर कर दिया, इनर लाइन को नहीं कर पाए, तो इन सभी केसेस में आप क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर यही आपको उस क्वेश्चन में चाहे आपने सही आंसर लगाया हो नहीं, सीधा 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये दिक्कत जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नहीं आती है, वहां पे सिर्फ आपको टिक करना है, तो वहां पे आपका अगर जैसे आपने टिक कर दिया वो कंसीडर होगा फॉर चेकिंग फॉर एग्जामिनेशन। बट ओएमआर में आपको बहुत सिंसियरली सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इन सर्कल्स को फिल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ABCD जो भी ऑप्शन है तो उसको आपको बहुत डिलीजेंटली प्रॉपर पूरा ऐसे फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद एक दिक्कत ये है कि कभी कभार आप क्या करते हैं, क्योंकि इतनी ब्लीक लाइंस होती है, इतनी पतली लाइंस होती हैं, उन सभी में सर्कल्स होते हैं, तो आप A का आंसर B में लगा देते हैं, B का आंसर C में लगा देते हैं। ये गलतियां एग्जाम में सभी बच्चों से रिपीटेडली होती हैं। तो मेरा जो आपको एडवाइस है ये रहेगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बार OMR शीट के थ्रू प्रैक्टिस करके जाएं। जो OMR शीट है उसके प्रैक्टिस पेपर हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं और बस आपको प्रिंट आउट करके उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्लस एक गलती बच्चे क्या करते हैं, या गलती आप नहीं करते, कभी कभार ये होता है कि आपने आंसर लगा दिया, आप उसको दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप करना चाहेंगे भी तो आपका आंसर वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस अब कैटेगरी वाइज नंबर आएंगे। तो लास्टली इवैल्यूएशन कैसे होगा, पहले क्या होता था कि कट ऑफ डिसाइड हो गए 2 लेवल पे। अर्लियर आपकी कट ऑफ 2 लेवल पे डिसाइड होती थी, वन इज फॉर JRF एंड नेट एंड अदर इज ओनली फॉर नेट। ये आपकी 2 कैटेगरी की कट ऑफ होती थी, इसमें बहुत कम सीट होती थी, इसमें थोड़ी ज्यादा सीट होती थी, यही आपका डिफरेंस था। और इन दोनों की मार्क्स में क्लोज टू 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता था नेट और JRF के मार्क्स में। ये आपका सिंपल प्रोसेस था। बट अब जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन है वो चेंज हुआ, तो अब आपका जो PhD एडमिशन है वो भी क्या होगा, नेट बेस्ड होगा। अब नेट बेस्ड PhD एडमिशन होगा तो उसके लिए कट ऑफ भी उन्होंने क्या किया है, 3 कैटेगरी से निकाली है। कौन सी 3 कैटेगरी है, ध्यान से समझिए आप। सपोज कैटेगरी 1, 2 एंड 3, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, मतलब आपकी कट ऑफ 3 लेवल पे आएगी। सबसे पहले कैटेगरी 1 हाईएस्ट, कैटेगरी 2 मिडल एंड कैटेगरी 3 मतलब कम। उसमें आपके पास 3 क्राइटेरिया होंगे, क्या आपने JRF क्वालिफाई किया है, क्या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, या आपने PhD के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये है आपका जो लेआउट होगा। तो अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ लाते हैं, मतलब आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा है, तो आप JRF के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और आप PhD के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आपका कैटेगरी 2 में आता है, मतलब आपके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कैटेगरी 2 में आए हैं, तो आपको JRF नहीं मिलेगा, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट अगर आपके कम नंबर हैं, काफी ज्यादा कम कट ऑफ में आए हैं, तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सिर्फ PhD के लिए ही एलिजिबल है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या बेसिस पे दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप JRF एस्पायर कर रहे हैं, या आपको नेट भी निकालना है। तो ये आपकी जो सामने 3 कैटेगरीज हैं, इसका आपको बहुत ध्यान देके चलना है जब आप एग्जाम की तैयारी करें। और एग्जाम की डेट भी UGC ने दे दी है, एग्जाम की डेट है आपकी 16 जून। तो आपके जो एग्जाम्स हैं
वो 16 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। 16 जून को आप याद रखिएगा यूपीएससी का भी एग्जाम है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी एग्जाम्स जैसे ही यूपीएससी का होगा आपको न्यू नेक्स्ट साइकिल में शिफ्ट करना है, अब आपको नेट का एग्जाम देना है। तो अब आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या तैयारी पहले जैसी करेंगे तो हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस वही है, तो कैसे आप अपने आप को उसमें फिट करेंगे, उसके लिए आराम से समझिए कि अब एग्जाम पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है, डिफिकल्ट होगा पेपर, यस, बिकॉज अब उनको सेम मार्क्स में से 3 कैटेगरी निकालनी है, प्लस उस चीज के लिए आपको पीएचडी के लिए भी एडमिशन के लिए अब क्या जरूरी है, आपका नेट जरूरी है। पहले क्या होता था, जो बहुत लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ नेट का पेपर देते थे और वो नेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ देयर पीएचडी निकालते थे। जब वो पीएचडी का एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं आराम से वो नेट का एग्जाम देते थे। बट अब जो लोग पहले जो बाद में एग्जाम देते थे अब वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी नेट का एग्जाम देंगे। तो पहले अगर सिर्फ 10 लाख बच्चा नेट का एग्जाम दे रहा था तो वो अब नंबर डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है। आपके पास अभी क्लोज टू 1 मंथ है सिंसियरली प्रिपेयर करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी अगर आपने इस 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज किया, स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ाई करी, तो आपका जेआरएफ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, नेट तो ऑटोमेटिकली होगा ही। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर सिलेबस। सिलेबस आप आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप करते हैं बिना सिलेबस जाने। एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा सिलेबस वास्ट होगा, जो क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे जिस डोमेन से वहां से भी आएंगे। उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखिए कि अब तक का पैटर्न क्या कहा रहा, कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपको अभी से अपने टॉपिक्स के बेसिक्स को क्लियर करना है। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे जाते हैं। लग अच्छा चला तो आपका हो भी जाएगा नो डाउट, बट आपको अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है तो बेसिक्स पे बहुत वर्क कीजिए, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट बेसिक्स से क्वेश्चन आता है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा और वहीं वो गलती कर देते हैं। देन आपको प्रिपेयर करने हैं अपने नोट्स। नोट्स को बहुत इजी एंड कंसाइज रखिएगा, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताते रही हूँ, ऑथर का नाम, उससे रिलेटेड बुक्स, उससे रिलेटेड कोट्स एंड 3 लाइन में उसका कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा डेंस नोट मत बनाइएगा, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। देन कम्स योर रिवीजन। आपको अल्टीमेटली रिवीजन करना ही करना है, बिना रिवीजन के तो यू कांट क्वालिफाई एग्जाम। ये तो आपका हो गया फॉर योर सब्जेक्ट पेपर, जब आपको सब्जेक्ट पेपर करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट पेपर में अच्छा ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो उनका कोर एरिया रहा है, उन्होंने मास्टर्स में लगातार उसको पढ़ा है, तो वहां पे आपकी गलतियां भी कम होती हैं। गलती कहाँ होती है सबसे ज्यादा, पेपर 1 में, और जो जेआरएफ डिसाइडिंग फैक्टर है वो भी आपका पेपर 1 है। तो पेपर 1 के लिए मैं आपको सबसे इजी जो टिप ये दूंगी कि अपने कोर स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे आरएम में बहुत अच्छे होंगे, कुछ एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे होंगे और कुछ सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस में अच्छे होंगे, या किसी किसी के जो ओवरऑल जीएस की नॉलेज जो उसमें पूछ जाती है, इंडियन लॉजिक, इंडियन टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब अच्छा होगा। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आप आराम से प्रिपेयर कर लीजिए विद इन अ वीक। उसके बाद आपको देखना है कि आपके लिए वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। अपने वीक पॉइंट्स को आप अभी से आइडेंटिफाई कीजिए। इंडियन लॉजिक मुझे लगता है बहुत से बच्चों का वीक पॉइंट होता है क्योंकि वो इतने अच्छे से उसको पढ़ते नहीं है, और इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस जो है वो रिलेटिवली टफ आते हैं, थोड़ा मुश्किल पेपर आता है उस पार्ट में, तो उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी से होगा। 2 चीजें, आरएम, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंडियन लॉजिक, ये 2 चीजें हैं जो सिर्फ आपका लॉजिक बेस्ड है। उसमें आप बिना लॉजिक के, और लॉजिक प्लस बेसिक, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बिना आप ये दोनों क्वेश्चंस कभी क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें से कभी कभार क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट ना आके लॉजिक बेस्ड आते हैं, इंसर्शन बेस्ड आते हैं, एनालिसिस बेस्ड आते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड आते हैं, और वहीं पे आप अपने मार्क्स लूज आउट करना शुरू कर देते हैं। तैयारी कैसे करें, हमारे चैनल पे ऑलरेडी सबकी वीडियोस हैं। आगे भी हम इस पूरे महीने यूजीसी के लिए फ्री कंटेंट, फ्री आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, फ्री क्लासेस थ्रू आवर टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, सब दे रहे हैं। आप आराम से उनको समझ सकते हैं, कोई भी डाउट हो विद इन 1 आवर हम उसको रिजॉल्व करते हैं इन द कमेंट सेक्शंस, तो आप वहां से कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी आप बुक्स पढ़ेंगे, जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आई हैव ऑल्सो रेड देम,
बहुत उसमें लार्ज कंटेंट है और अब वो पेपर के लिए क्वालिफाई नहीं करता। वो बुक्स आप देखेंगे बहुत लंबे समय से अपडेट नहीं हुई है, लेकिन उसमें से फैक्ट्स डाल रहे हैं। इस वक्त आपको फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे थोड़ा ध्यान देना है। तो ये तो रही आपकी पूरी एक लेआउट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। कोई भी आपको इसके अलावा रीडिंग से रिलेटेड, सब्जेक्ट पर्टिकुलर से रिलेटेड डाउट है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। वी विल एड्रेस दैट क्वेरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।